गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संगम पांडे पैरामाउंट इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी भी कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं आइए जानते हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या पृथ्वी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना ही हमारा भूगोल कहलाता है। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले अपने बुक में इन्होंने जियोग्राफिया नामक शब्द की मेंशन किया था, जिन्होंने लिखा था, और वहीं से जियोग्राफी बना। जियोग्राफिया से ही बना है जियोग्राफी। और दूसरे पे आते हैं हिकैटियस की कुछ किताबों में ऐसा कहा जाता है कि भूगोल के जनक हिकैटियस है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के जो किताब है उसमें इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसीलिए हम भूगोल के जनक किसको कहेंगे? इरेटोस्थनीज को। लेकिन अगर कहीं एबीसीडी ऑप्शन में आपके आ जाए तो अगर इरेटोस्थनीज नहीं है तभी हम हिकैटियस को लगाएंगे, वरना अगर इरेटोस्थनीज है तो हम इनको लगाएंगे। आई होप क्लियर। अब हम देखेंगे खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र क्या है? दूसरे नंबर पे आपके खगोल शास्त्र, और इसी खगोल शास्त्र के साथ ही आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। आइए पहले हम खगोल शास्त्र के बारे में जानते हैं, तब आपका चैप्टर ब्रह्मांड के बारे में हम देखेंगे। खगोल शास्त्र को कहा जाता है इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के अध्ययन को ही हम खगोल शास्त्र कहते हैं। यूनिवर्स का दूसरा नाम है कॉस्मोस। यूनिवर्स का दूसरा नाम है कॉस्मोस। और इसी कॉस्मोस को अगर हम थोड़ा रूपांतरित कर दें, ऐसे लिखते हैं कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? कॉस्मोलॉजी खगोल शास्त्र के अध्ययन को, मतलब ब्रह्मांड के अध्ययन को, यूनिवर्स के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। आइए अब हम देखते हैं यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स में क्या होते हैं, चलिए इसको इरेज करके हम दिखा। अब हम देखेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल मैटर एंड एनर्जी। मतलब ब्रह्मांड किसे कहते हैं? मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा के संग्रह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। किसके? मैटर को बोलते हैं द्रव्यमान, और एनर्जी को आपको पता ही है हम बोलते हैं ऊर्जा। मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा के कलेक्शन, संग्रह को ही हम यूनिवर्स कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे है, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। बिग बैंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। इस थियरी के अनुसार, इसके खोज कर इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी को दिया था। आइए बिग बैंग थ्योरी देखते हैं क्या है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, आप इसे नोट कर जाइएगा, बिग बैंग थ्योरी इसे नोट कर लीजिएगा। बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन है? जॉर्ज लेमेत्रे। कब इन्होंने दिया था? 13.7 बिलियन ईयर एगो। 13.7 बिलियन ईयर एगो मतलब 13.7 अरब साल पहले इन्होंने, आज से 13.7 अरब साल पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दिया। सॉरी 13.7 और 13 जॉर्ज लेमेत्रे ने 13.7 अरब साल पहले बताया था, माफ करिएगा वर्ड का
प्रॉब्लम पड़ गया। 13.7 अरब साल पहले बताया था, क्या बताया था कि मैं इसको मिटाता हूं। जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि आज से 13.7 अरब साल पहले पूरा द्रव्यमान, जो भी आप जितना पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, जैसे सूर्य हुआ, पृथ्वी, मंगल, जितने भी ग्रह और तारे नक्षत्र जो भी देखते हैं, वह सब एक मास पे ऐसे केंद्रित था, एक मास पे केंद्रित था। मतलब सारा एक, समझ लीजिए, बहुत बड़ा गोला है, एक गोले के रूप में सारा संग्रहित था। फिर क्या हुआ, यह गर्म होता चला गया, और गर्म होता चला गया, और धीरे धीरे इतना गर्म हो गया, धीरे धीरे मतलब साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल में इतना गर्म हो गया कि ये फट गया। और फटने के बाद इसमें से तमाम ग्रह, नक्षत्र, नीहारिका निकले। आइए अब हम देखते हैं कि इसको जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, जब ये गोला ब्लास्ट कर गया तो क्या क्या निकला, तब जाके हमारा पूरा ब्रह्मांड निकल कर आया सामने। आइए अब हम देखते हैं उस ब्रह्मांड में क्या क्या निकला। आइए अब हम देखते हैं कि उस बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या क्या चीजें निकल के आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे आया नेबुला। नेबुला जिसे हिंदी में कहते हैं नीहारिका। आप कोशिश करिएगा इंग्लिश में ही चीजों को समझने का, सुनने का और लिखने का प्रयास करिएगा। नेबुला क्या है, आइए थोड़ा हम आपको बताएं। जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, मतलब जब ये मास फटा, गर्म होकर जब ये मास फटा, तो इसमें से ढेर सारे हाइड्रोजन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। और हाइड्रोजन गैस में गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। तो फिर क्या हुआ, इन्हीं हाइड्रोजन से हमारा बन के आया बादल। बादल कुछ इस आकार के होते हैं ऐसे। तो फिर इसमें से बन के आया बादल। क्यों बादल कैसे बने? हाइड्रोजन गैस से एक हाइड्रोजन गैस दूसरे हाइड्रोजन गैस से मिला और फिर बादल का निर्माण हुआ। तो बादल में, हमारे आकाश में देखेंगे बादल में तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस होता है। और यहीं पे निकल के आए आपके फिर धीरे धीरे स्टार, ये तारे निकल के आए। तो नीहारिका को हम तारों का जन्म स्थली भी कहते हैं। बात समझ में आया? नीहारिका समझ में आया? नीहारिका में क्या हुआ, नीहारिका में बादल बने और उसी बादल में धीरे धीरे क्या निकल के आए, स्टार, तारे निकल। अब हम देखेंगे आकाशिक पिंड। तो आकाशिक पिंड में हम देखेंगे निकल के आए नक्षत्र, और या कह सकते हैं इसे आप तारामंडल। तारामंडल इसमें क्या हुआ, इसमें हम तारों के समूह को पता करते हैं। इसमें आपके तारे निकल गए, लेकिन तारों का एक समूह हुआ जिसे हम पहचान सकें। जैसे मान लीजिए कोई तारा, एक तारा, जैसे एक तारों का समूह है सप्तऋषि तारा, कुछ हुआ इस तरह करके है, कुछ ऐसे करके है, तो उसे बोलते हैं सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि मतलब उन तारों का एक समूह है और उसे हम पहचान सकते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सप्तऋषि। इंग्लिश में इसे कहा जाता है उर्सा मेजर। आई होप आकाशिक पिंड समझ में आया। आकाशिक पिंड में क्या है, तारों का समूह है और जिसे हम पहचान सके, एक नाम दे सके, उसको पहचान सके, उसे हम कहते हैं आकाशिक पिंड। अब हम देखेंगे मंदाकिनी। अगर इसे हिंदी में कहें मंदाकिनी क्या है तो आप नहीं जानते, लेकिन अगर जैसे हम कहें गैलेक्सी, तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। चलिए इंग्लिश में ही देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट। मतलब तारों, ग्रहों और उपग्रहों का समूह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के समूह को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। अब हम अपने गैलेक्सी के बारे में देख लें। अपने जो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारा पृथ्वी और सूर्य जिस गैलेक्सी में है, उसको हम कहते हैं, चलिए इसको लिखते हैं। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा। इस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, और जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्की वे।
और ये गैलेक्सी कैसी है, अपनी जो गैलेक्सी कैसी है, यह कुछ इस तरह है। आप देखे होंगे नेट वगैरह पे, कुछ इस तरह करके अपनी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी को हम बोलते हैं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। तो हमारी गैलेक्सी कैसी है, सर्पिलाकार। इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्पाइरल। और हमारे गैलेक्सी के, इस हमारे ब्रह्मांड में तमाम गैलेक्सियां हैं, और हमारे सबसे निकट की जो गैलेक्सी है उसे बोलते हैं, आकाशगंगा की जो पड़ोसी जो गैलेक्सी है उसे बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, इसे हिंदी में भी एंड्रोमेडा ही कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसी को चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में। तारा का क्या विशेषता है, जो यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह खुद का ऊष्मा और प्रकाश रखता है। मतलब यह खुद हीट और लाइट स्वयं का होता है इसके पास। क्यों? इसके पास ऊष्मा और प्रकाश कैसे आता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा पढ़े होंगे। नाभिकीय संलयन से ही इसमें ऊष्मा आती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो तारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस की बहुत ज्यादा उसमें उत्पत्ति होती रहती है। फिर एक नाभिक के दूसरे नाभिक से मिलते हैं, एक नाभिक दूसरे नाभिक से मिलेंगे तो एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। आप केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। और तब उसमें हीट उत्पन्न होता है, यही है नाभिकीय संलयन। अब तारा का दूसरा क्या है, किसी का चक्कर नहीं लगाते, यह एक जगह स्थिर रहते हैं और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। अब हम देखेंगे ग्रह का एक ही विशेषता है, यह तारों का चक्कर लगाते हैं। तारों का चक्कर लगाते हैं। ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी, मंगल, सूर्य, जितने भी ग्रह हैं, ये क्या है, तारों का। मतलब कौन सा तारा? सूर्य भी एक तारा है। जैसे अगर तारों में आपको बता दूं, सन एग्जांपल है, सन भी एक तारा है। सीरीज भी एक तारा है। और तीसरा आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये भी एक तारा है। तो ग्रह क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है तो सन का चक्कर लगाता है, तो वही कहलाते हैं ग्रह। क्या करते हैं, तारों का चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह क्या कहलाएंगे, उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होंगे, ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है, अब आपके उपग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। मतलब सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, जो प्राकृतिक होते हैं, जो भगवान ने हमें खुद, मतलब प्रकृति ने हमें बना के दिया है। और दूसरे जो होते हैं आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। आइए देखते हैं मानव द्वारा निर्मित, इसे बोलते हैं स्पुतनिक। स्पुतनिक यह रसिया में बना हुआ है। सबसे पहला जो हमारा मानव कृत्रिम सैटेलाइट है उसका नाम है स्पुतनिक। यह कब बना है? स्पुतनिक रसिया में बना है। और यह जो आर्यभट्ट नाम से जो है, आपको पता है ये भारत के एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे यह बना है। और इंडिया का पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन है? आर्यभट्ट। और नेचुरल सैटेलाइट में क्या आता है? यह मतलब प्रकृति है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और स्पुतनिक रसिया द्वारा बनाया गया उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सबसे पहले कौन बना था उपग्रह? मानव निर्मित द्वारा स्पुतनिक। अब हम पढ़ेंगे कुछ और, जैसे उनका पिंड हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, कुछ उनके बारे में भी देख लेते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह जिसे बोलते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? यह ग्रहों की सेम, मतलब ग्रहों की तरह होते हैं, लेकिन और ये तारों का चक्कर भी लगाते हैं।
ग्रह भी तारों का चक्कर लगाते हैं, और एस्टेरॉयड में मतलब क्षुद्र ग्रहों के वो भी तारों का चक्कर लगाएंगे। लेकिन एक ही थोड़ा डिफरेंट आता है, यह ग्रह से जो आपके ग्रह है, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, जितने भी प्रकार के ग्रह हैं उनसे यह बहुत छोटे होते हैं, और ग्रहों में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे आपके पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण होने के कारण एक कैसा हो जाता है, गोल हो जाते हैं। लेकिन इनमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा नहीं हो पाता है, और गुरुत्वाकर्षण ज्यादा ना हो पाने के कारण यह उबड़ खाबड़ मतलब गोल आकार का नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है, एक चट्टान की तरह हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी तारों का चक्कर लगाते हैं। अब हम देखेंगे उल्का, जिसे बोलते हैं मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड। मेटेरॉइड क्या होते हैं, यह आप कह सकते हैं एस्टेरॉइड भी हो सकते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका है सन, ये आपका सन है, और ऐसे ग्रहों का कक्ष होता है कुछ अंडाकार, जैसे अंडाकार इस तरह रख दिया जाए तो अंडाकार होता है। तो ये क्या होते हैं, उनका क्या होता है कि सूर्य एक तारा है, ये भी इसका चक्कर लगाएगा, लेकिन कभी कभी यह इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे होने का मतलब कि इसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा ना हो पाने के कारण क्या होता है कि यह अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं, अपना अक्ष छोड़ देते हैं, और यह सूर्य के या पृथ्वी के जो भी ग्रह होगा उसके करीब आने लगते हैं, और करीब आने लगते हैं तो यह जल जाते हैं, जल के धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अगर ये कुछ बड़े रहते हैं, और पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, इस अक्ष पे पृथ्वी है, और ये उनका पिंड आ रहा है, अगर पृथ्वी से टकराएगा तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये उनका पिंड अधिकतर छोटे होते हैं, और पृथ्वी तक आते आते जल के खत्म हो जाते हैं। अब हम और जिन्हें हम कह सकते हैं, इन्हीं से बन के आता है टूटता तारा। टूटता तारा, टूटता तारा बोलते हैं शूटिंग स्टार। क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। यही टूटते तारे जब पृथ्वी के करीब आते आते खत्म हो जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम टूटा हुआ तारा या टूटता तारा। अब हम देखेंगे धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में हम यहाँ बता देता हूँ। अब हम देखेंगे धूमकेतु या कॉमेट। यह क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही सन है और इसका ऑर्बिट है, तो ये भी क्या है, यह बर्फ और धूल के बने होते हैं, आइस और डस्ट का बना होता है। तो ये जैसे सूर्य से जब दूर जाते हैं तो ये काफी ज्यादा ठोस हो जाते हैं, और यही जब सूर्य के पास में आएंगे, जैसे यहाँ से अगर ये परिक्रमा करते हुए यहाँ पे जैसे आएंगे तो सूर्य के जैसे करीब आएंगे तो ये पिघलना शुरू कर देते हैं, और पिघलते हैं तो इनके पीछे ऐसे पानी जो होते हैं इसी ऑर्बिट में चलते रहते हैं। आगे अब पिंड चलेगा और पीछे तो इससे पानी निकलेगा हुआ। तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो यह बहुत चमकता है, यह पानी जो होता है चमकने लगता है। इसे बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, मतलब भारतीय लैंग्वेज में इसे बोलते हैं पुच्छल तारा, मतलब पूछ वाला तारा इसे बोलते हैं। इसे कहा जाता है पुच्छल तारा। हमारे भारतीय परंपरा में है, मंगलवार को पैदा हुआ कोई लड़का तो मंगल, शनिवार को कोई लड़की पैदा हुई तो शनिचरी। तो वैसे ये भी पूछ वाला तारा था, इसलिए इसका नाम हो गया पुच्छल तारा। अब बात करेंगे, जैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अभी अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बहुत बात पूछ चुका है, हैली कॉमेट क्या है? हैली कॉमेट एक धूमकेतु जो 1986 में 1986 में आया था। 1986 में आया था, 1986 में आया। अब फिर जब ये आएगा 2061 या 62 में फिर यह देखने को मिलेगा। होता क्या, ये जो हैली कॉमेट है यह 75 से 76 साल में एक बार यह दिखता है। तो पिछली बार यह दिखा था 1986 में, और फिर दिखेगा तो 2061 में। हैली कॉमेट एक वैज्ञानिक थे हैली नाम के, उन्हीं के नाम पे पढ़ा है इसका हैली कॉमेट, और वो उन्होंने खोज किया था इसके ऑर्बिट का कि कहाँ से यह घूमता है, क्या क्या होता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। थोड़ा सा और है, देख लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करेंगे। आइए हम देखते हैं लाल ग्रह किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका सन जो है एक बहुत बड़ा स्टार नहीं है,
मतलब बहुत बड़ा तारा नहीं है। वैसे तो अभी देखा जाए हम लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा तारा है, लेकिन अन्य तारे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मीडियम साइज का तारा है। पहले सन इस आकार का था, अब सन जो है इस आकार का है, अब फिर सन क्या होगा, इस आकार का है, बहुत बड़ा। जब सन इस बहुत बड़े आकार का हो जाएगा उसके बाद से टूटना शुरू करेगा, विखंडित हो जाएगा, टूटेगा। फिर मतलब यह जो बड़ा तारा है यह टूट जाएगा। अभी हमारे सन मीडियम एज में अभी बहुत तेज इसका बाकी है। फिर जब इस तारे का जब डेथ होगा, जब मरेगा यह तारा, तो फिर यह एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, बहुत इसमें भयंकर आप कह सकते हैं विखंडित होता है, लेकिन वो उतना नुकसानदायक नहीं होता। टूट के गिरता है तारा, लेकिन उतना विखंडित नहीं होता जितना होता है आपका सुपरनोवा। सिर्फ सुपरनोवा किसे कहते हैं, फ्यूज ऑफ अ बिग स्टार। एक मतलब बिग स्टार, बड़े स्टार का जब डेथ होता है तो उसे हम कहते हैं सुपरनोवा। जैसे कोई बहुत बड़ा तारा है और ये जब विखंडित होगा तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं ब्रह्मांड में। एक बहुत बड़ा इसमें एक्सप्लोजन होता है। हर एक तारा का, ग्रह का एक समय है, जैसे आपकी पृथ्वी है उसका भी एक समय है। एक समय के बाद आपका पृथ्वी भी खत्म होगा, तारा भी खत्म होगा। जो कहा गया एवरीथिंग इज टेम्पोररी, वो बात सही है। इस विश्व में जो भी चीजें हैं वह टेम्पोररी है। तो सुपरनोवा क्या है, डेथ ऑफ अ ह्यूज स्टार। एक बड़े तारे का मौत को हम क्या करते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। लाल डेथ भी क्या करते हैं, तारों का जो डेथ होता है उसे हम लाल डेथ कहते हैं, लेकिन नुकसानदायक कौन होता है, सुपरनोवा होता है। अब देखेंगे न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, जब ये तारा जब विखंडित होता है, इतना बड़ा अगर तारा है तो विखंडित होने के बाद इसका कुछ भाग बच जाता है, जैसे बीच वाला जो भाग होगा बच जाएगा, इसे भी हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं बचे हुए, मतलब डेथ स्टार का मतलब मरे हुए तारे का शेष भाग होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये बहुत ही सघन होते हैं। सघन मतलब जैसे थ्रोइंग बॉल होता है जिसको फेंका जाता है, थ्रोइंग बॉल को, तो काफी वजन होता है, लोहे का होता है, काफी वजन होता है। इसमें मास भी ज्यादा होगा, इसमें ग्रेविटेशन भी ज्यादा होगा, मतलब इसमें लाइट भी ज्यादा होगा, जो भी चीज होगा या उसमें ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे पल्सार। इसे हम ये पल्सर आपकी बाइक वाली पल्सर नहीं है, इसे बोलते हैं पल्सार। स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ेंगे दूसरे रूप से। पल्सार, पल्सार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार ही होते हैं, लेकिन यह जो न्यूट्रॉन स्टार सबसे स्ट्रांग होगा, जो सबसे मजबूत होगा, उसको हम पल्सार कहेंगे। और ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी है तो ये पृथ्वी के ध्रुव पे, ध्रुव इधर होगा इधर होगा, ये पृथ्वी के ध्रुव पे ऐसे तेजी से घूमते रहते हैं, और जिससे घूमने से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय